हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर इंक्लूड करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स को देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है और कंटिन्यूअसली हम लोग जब आगे में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम लोग साथ साथ में लेकर चलते रहेंगे। आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, उन सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं शुभकामनाएं, भी आपका अभिनंदन कि आप जो है इतने सुबह सुबह यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहे हो। ये पूरा क्लास देखिए आप लोग। इस क्लास के बाद में आपको एक टेस्ट मिलेंगी। जो भी बच्चा पूरा सेशन लाइव देखेगा उसको एक टेस्ट मिलेंगी, ताकि वो ये जांच सके कि उसने कितनी पढ़ाई की है। तो जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और यहाँ लिख दीजिएगा कि शेयर कर दिया है हर एक बच्चा। इसके बाद में जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को समर्पित, जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे आप लोग। देखिए, राजस्थान से एक व्यक्ति है, ठीक है, जो शिक्षक भी है। उनको 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है इनाम मिला है। ठीक है, जेम्स शिक्षा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2025 हर साल दिया जाता है 10 लोगों को। ठीक है, तो जेम्स जो है एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 का 1 मिलियन यूएस डॉलर का इनाम जो है राजस्थान के एक टीचर को मिला। उनका नाम क्या है, जल्दी से बताइए। मोहम्मद इमरान खान मेवाती, ज्ञानेश कुमार, रेखा गुप्ता, डॉक्टर अंजू राठी राणा, नन ऑफ दी अबव। आप लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर करते रहेंगे। मैं जैसे कि देख पा रहा हूं यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोहम्मद इमरान खान मेवाती। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से जो दूसरे वाले पॉइंट से आप लोगों के ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए कि क्या है इनका आंसर, क्या है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को वो भी बताता रहता हूँ। देखिए, ज्ञानेश कुमार जो है फ्रेंड्स हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की क्या बनी है, दिल्ली की सीएम बनी है। दिल्ली की सीएम बनी है, ठीक है, नई वाली। और अंजू राठी, पहली बार क्या हुआ है कि जो लॉ सेक्रेटरी है उसका पद किसी महिला को दिया गया। पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, लॉ सेक्रेटरी, फर्स्ट फीमेल। और कल की खबर है ये, तो फर्स्ट फीमेल, ठीक है, पहली महिला जो है लॉ सेक्रेटरी। लॉ सेक्रेटरी का पद जो है संभालने वाली है, लॉ जो हमारा कानून मंत्रालय उसके अंदर में जो है सेक्रेटरी का पद संभालने वाली फर्स्ट फीमेल व्यक्ति रहेंगी है, ठीक है, डॉक्टर अंजू राठी। आगे मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको बताऊंगा, बट इसका आंसर क्या होगा कि किसने जो है वो जीईएमएस एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 जीता है, ठीक है, राजस्थान के, ठीक है, आपके मोहम्मद इमरान खान मेवाती ने। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इन्होंने 100 से भी ज्यादा जो है एप्स बनाए हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के जो बच्चे हैं, ठीक है, और जो लोग हैं जो भी पढ़ना चाहते हैं संस्कृत और बाकी सारी चीजें, दिव्यांग लोग हैं, उन सभी को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो 1 मिलियन यूएस डॉलर, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, आप लोग एक्स्ट्रा चीजें भी सीखते चलिए। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। लिख देंगे सभी लोग कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 10 लोगों को दिया जाता है। कितने लोगों को दिया जाता है जीएमएस स्कूल एजुकेशन, जो ये स्कूल जो ग्लोबल टीचर प्राइज है, 10 लोगों को दिया जाता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की जो है बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आप लोगों को ये बताना है कि ब्रिक्स की यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कौन होस्ट करने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। आपको पता है कि 2025 के अंदर में ब्रिक्स का जो होस्ट कंट्री है ब्रिक्स की, वो ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील। तो कई सारे लोग जो है इसका आंसर ब्राजील लगा सकते हैं, लेकिन अगर बात होगी ब्रिक्स की यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की, तो आपको बता दूं ये इंडिया में होने वाली है, इंडिया के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। 3 से 7 मार्च तक यह हमारे भारत के अंदर में आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिक्स की यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहां पर में हुई, भारत के अंदर में। कई सारे लोग ब्राजील लगा के आएंगे, उनको लगेगा कि ब्राजील जो है ब्रिक्स का अभी इस समय में चेयरमैन है, या फिर उसकी प्रेसिडेंसी ब्रिक्स के ब्राजील के पास में है, तो ब्राजील में ही होंगी। नहीं, इंडिया में हो रही है ये मीटिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, एक बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों और जनरल्स, ठीक है, जो भी शोध जो लेख होते हैं, कई सारे आप लोगों को पढ़ना होता है, उनसे जानकारी हासिल करनी होती है, जर्नल्स होती है, उनसे जानकारी हासिल करनी होती है। तो उसमें देशव्यापी हर लोगों तक उसकी पहुंच पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है, तो ये बताइए जल्दी से। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी जल्दी से एक बार शेयर मार दीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। आपको मैं रिवीजन करवा करवा के आज याद करवा दूंगा, और जो भी बच्चा इस सेशन को पूरा लाइव देखेगा उसके लिए टेस्ट का भी इंतजाम किया गया है। ओके, चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि
1 जनवरी 2025 से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये जो है स्कीम लॉन्च की गई है। इसके जरिए क्या होता था कि पहले आपको मान लीजिए कि कोई शोध पत्र लेना है तो एक अलग जगह से आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते थे, ठीक है। कोई जर्नल पढ़नी है आपने तो दूसरी जगह से आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते थे। जो लोग भी पीएचडी करते हैं या आगे की हायर स्टडीज करते हैं ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, उन लोगों को पता होगा ये चीज का। तो अलग अलग जगह पे बहुत ज्यादा खर्च होता है। इवन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको खरीद रही है इनके सब्सक्रिप्शन को तो बहुत खर्च आता है। तो भारत सरकार ने एक नया तरीका निकाला है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जहां पर में इन सारे जर्नल्स की जितनी भी इन वेबसाइट पर जितना भी जानकारी अवेलेबल है वो एक ही जगह पे मिल जाएंगी। ओके, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ताकि सारे शोध लेख और जर्नल्स आपको एक ही जगह पे मिल जाए। ओके, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ONOS इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जल्दी से लिख देंगे कमेंट के अंदर में आप सभी, और कब से स्टार्ट हुआ ये भी लिख देंगे, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। चलिए नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार कौन संभालता है? अभी फिलहाल के अंदर में किसने किसने संभाला है? ठीक है, जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी, ताकि देख सके कि हम लोग कितने बच्चे यहाँ पर में आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, बताते जाएंगे आप लोग सभी के सभी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। आपको बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार जो है वो किसने संभाला है यहाँ पर में। ठीक है, ज्ञानेश कुमार ने, चरणजोत सिंह नंदा ने, तुहिर कांता पांडे ने, किसने संभाला है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बताऊं तो ज्ञानेश कुमार जी जो है इन्होंने जो है इसका कार्यभार संभाला है। आप लोगों से नेक्स्ट और भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि चरणजोत सिंह नंदा जो है ये क्या बने हैं? ICAI जो है उसके प्रेसिडेंट बने हैं। ICAI के जो है ये आप लोगों को याद रखना है कि प्रेसिडेंट बने, 73rd प्रेसिडेंट बने हैं। ये जो सीए लोग होते हैं उन लोगों की एक संस्था है। ठीक है, तुहिन कांत पांडे क्या बने हैं? ये सेबी के चेयरमैन बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेबी चेयरमैन, सेबी, ठीक है। सेबी हमारे भारत के अंदर में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर में रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, सेबी। इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सेबी के चेयरमैन। याद रख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, ताकि एग्जाम के अंदर में जब भी आए आप लोग इसका आंसर कर सके। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स भुवनेश कुमार जी है, UIDI। आप सभी के पास में आधार कार्ड है? ठीक है, ऐसा कोई बच्चा है तो नहीं ना जिसके पास में आधार कार्ड ना हो? तो अभी आपके भुवनेश कुमार जो है वो UIDAI के अध्यक्ष बन गए हैं, चेयरमैन बन गए हैं। तो UIDAI भुवनेश कुमार, और राजेश निर्वाण जो है फ्रेंड्स ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल बन गए। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के राजेश निर्वाण। आगे मैं आपको इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो अभी आप लोगों का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार बने हैं, ये याद रखना है। आप लोगों से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखिएगा। आप सभी के सभी क्वेश्चन बन सकता है। ज्ञानेश कुमार अभी भारत के कितनेवें नंबर के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं? कितनेवें नंबर के बने? नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले आप लोगों को बताना है, ठीक है, मणिपुर के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगने से पहले कि कितने कौन जो है मुख्यमंत्री थे राष्ट्रपति शासन लगने से पहले? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है 26। तो आप लोगों को बता दूं कि 26वें नंबर के 26 नंबर के जो है CEC है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बहुत बढ़िया आप पढ़ रहे हो, एक बार शेयर कर देंगे सभी के सभी लोग जल्दी से। तो देखिए मणिपुर के अंदर में अभी हाल ही में क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रपति शासन लगने से जस्ट पहले, ठीक है, कौन मुख्य मंत्री थे? तो N बीरेन सिंह इनका नाम था। ठीक है, N बीरेन सिंह, ठीक है, नोंग थोम्बम बीरेन सिंह इनका पूरा नाम है। N बीरेन सिंह अपन इनको शॉर्ट में बोलते हैं, N बीरेन सिंह। इन्होंने इस्तीफा दिया और मणिपुर के अंदर में लग गई राष्ट्रपति शासन। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लगने के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार होता है ये भी बता देंगे आप लोग। राष्ट्रपति शासन अगर लगाना है तो आर्टिकल नंबर, ठीक है, 356 का इस्तेमाल करना होता है। आर्टिकल नंबर 356 कमेंट के अंदर में लिखते जाएंगे आप सभी के सभी। आर्टिकल नंबर 356। लास्ट में मैं आप लोगों की टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। एक टेस्ट तो आप लोगों की होंगी ही, ऐप के ऊपर में उसकी लिंक मिलेंगे आपको, लेकिन एक टेस्ट मैं भी लूंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को आंसर्स करने हैं। तो ये इस तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी दे रहा हूँ वो आप लोगों से पूछ सकता हूँ मैं। मणिपुर की राजधानी बताइए आप लोग क्या है? राजधानी बताएंगे मणिपुर की क्या है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग, देखते हैं कितने लोगों को याद है मणिपुर की राजधानी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम। N बीरेन सिंह जो है फ्रेंड्स ये मुख्यमंत्री थे। ये याद रखना है आप लोगों ने। इन्होंने इस्तीफा दिया और इनके इस्तीफे के बाद में जो है राष्ट्रपति शासन वहां पर में लग गया। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है फ्रेंड्स
आपका राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि आप केंद्र सरकार वहां पर में चलाएंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर के अंदर में कौन सी दो कम्युनिटी है जिनके बीच में वायलेंस चल रहा है? कोई बता सकता है मुझे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कम्युनिटी है मणिपुर के अंदर में जो लोग लड़ाई, जिनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है पूरा का पूरा मणिपुर के अंदर में। दो कम्युनिटी, एक है मेती कम्युनिटी और एक है कुकी कम्युनिटी। ठीक है, मेई तेई कम्युनिटी और एक है दूसरी कुकी कम्युनिटी, कुकी। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली जो है फ्रेंड्स क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, मेती और कुकी कम्युनिटी, इन दोनों के बीच में कंटिन्यूअसली चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, और अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हम लोग। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन विधि विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्च 2025 की खबर है ये, और इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा ये पूरे साल भर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर रहने वाली है। ठीक है, आपको बताना है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मैंने अभी आपको बताया कि पहली बार, ठीक है, किसी महिला को सेक्रेटरी बनाया गया है लॉ डिपार्टमेंट के अंदर में, किसी महिला को। तो वो महिला कौन है? वो है फ्रेंड्स आप लोगों की डॉक्टर अंजू राठी राणा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा पूरा लाइफ टाइम के लिए। 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं। ठीक है, सेशन को लाइक आप सभी लोगों ने कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। जल्दी से जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, और जिन्होंने लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, और जहां शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही धमाकेदार सेशन आपके लिए लेता रहो। सावित्री जिंदल जो है फ्रेंड्स अभी हाल ही में फोर्ब्स के हिसाब से पूरे दुनिया की 7वें नंबर की सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है, अमीर महिला बनी है, और भारत की सबसे अमीर महिला। तो 7वें नंबर की वर्ल्ड में सबसे अमीर रईस जो है फीमेल, वर्ल्ड की फीमेल रिचेस्ट फीमेल, और भारत की सबसे अमीर महिला। ठीक है, सावित्री जिंदल। ठीक है, जिंदल स्टील वर्क्स जो है उसकी वजह से। रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की सीएम बनी है। ठीक है, दिल्ली की सीएम बनी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। राकेश निर्वाण जो है वो जो डायरेक्टर जनरल बने हैं सिविल एविएशन के। जो आपका सिविल एविएशन का मतलब होता है जो उड्डयन जो मंत्रालय ना उसके अधीन आता है, जो विमान है और जितनी भी विमान कंपनियां हैं उनकी देखरेख करना, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना वगैरह वगैरह, उसके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आगे में हम लोग देखते हैं। अंजू राठी राणा जो है फ्रेंड्स, ये पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास के अंदर में कि कोई महिला, ठीक है, विधि सचिव नियुक्त हुई है। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर मैं देख रही, हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार। कितनी महिलाएं देख रही है? एक बार नाम लिख देंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, डॉक्टर राणा, ठीक है, यहाँ पर में अंजू राठी राणा इनका नाम है पूरा। अंजू राठी राणा सेक्रेटरी बनी है लॉ डिपार्टमेंट के अंदर में, पहली बार कोई महिला इस पद तक पहुंची है। ठीक है, तो पहली बार कोई महिला पहुंची है। देखिए काफी सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, मैं हाथ भी ऊपर कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली कि महिलाएं बहुत सारी है। तो एक बार दबा के शेयर जरूर कर देंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। उससे पहले मैं बता दूं सावित्री जिंदल जो है ये फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया की कितनेवें नंबर की बनी है सबसे रईस महिला? जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी से। और ये हरियाणा के अंदर से, हरियाणा विधानसभा के अंदर में विधायक भी है। ओके, तो 7वें नंबर की पोजीशन पर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 7th पोजीशन के ऊपर है पूरे दुनिया में, और इंडिया के अंदर में पहले नंबर की। पूरे दुनिया में सबसे अमीर महिला है एलाइस वॉल्टन। ठीक है, तो एलिस वॉल्टन जो है फ्रेंड्स ये याद रखेंगे आप लोग, पूरी दुनिया की सबसे अमीर महिला। और सावित्री जिंदल 7वें नंबर की सबसे अमीर महिला। एलिस वॉल्टन जो है आपके जो वॉलमार्ट है ना उनके मालिक की बेटी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, आपको बताना है कि न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं ग्रीस के। क्या आप लोगों को एक चीज पता थी? आज मैं आप लोगों के सामने एक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को पता था पहले से तो मुझे बताइएगा आप लोग। क्या आप लोगों को पता है कि ग्रीस का नाम, ग्रीस ऑफिशियल नाम ग्रीस है ही नहीं, कॉमन नाम है उसका? कितने लोगों को पता था ये बात? ठीक है, अच्छा उसका अगर ये नाम ग्रीस का नाम ग्रीस नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उसको ग्रीस क्यों बोलते हैं? और आप बताएंगे कि उसका फिर असली नाम क्या है। तो देखिए ग्रीस के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? तो वो है आपके, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोस, ठीक है, तसोलास। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोस तसोलास। मैं इसका एक ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, बाकी और भी मैं बताऊंगा बाकी के लोगों के बारे में भी। आप याद रखिए, आप लोगों को एक चीज पता है, सोल। सोल मतलब क्या होता है? आत्मा। आत्मा आपके हाथ में नहीं आती। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो अपनी गाड़ी का काम कर रहा था, उसके हाथों में पूरा ग्रीस लगा हुआ था। ठीक है, ग्रीस लगा हुआ था। ठीक है, उसके जो है उसकी बहुत कोई मान लीजिए कि कोई बहुत पुरानी मधुबाला की आत्मा आ गई। ठीक है, तो उसने उसको छू लिया, तो उसके आत्मा को क्या लग गया? अभी मधुबाला की आत्मा को ग्रीस लग गया। फिर मधुबाला बोलेंगी तुमने मेरी आत्मा को छुआ है, तो ग्रीस लग गया उसकी आत्मा को। ठीक है, आत्मा को कोई छू नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने छू लिया और हाथों से ग्रीस लगा दिया। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर में, ठीक है, सोल को। ठीक है, और ये कॉन्स्टेंटली लगते ही जा रहा था ग्रीस, ऐसा नहीं कि एक बार लग गया, कॉन्स्टेंटली ग्रीस लगते जा रहा था सोल को।
तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर में कि कॉन्स्टेंटिनोस तसोलास, ठीक है, सोलास, सोल है ना यहाँ पर में, सोल आ गया, तो ये ऐसे याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ग्रीक पार्लियामेंट ने उनको चुना है, ठीक है। 300 में से 160 वोट इनको मिले थे। पार्लियामेंट चुनती है इनडायरेक्टली, जैसे हमारे भारत के अंदर में राष्ट्रपति को चुना जाता है ना इनडायरेक्टली, वैसे ही वहां पर में राष्ट्र ये चुनते हैं। अच्छा, ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं कॉन्स्टेंटिनोस तसोलास। अब मैं एक दो चीजें आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहली बात, ये जो कॉन्स्टेंटिनोस तसोलास है ना, इनका एक और उच्चारण भी होता है इनका ग्रीस ग्रीस भाषा के अंदर में, कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। इसको कॉन्स्टेंटाइन भी लिखा जाता है, कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। प्लीज इसको याद रख लिया आप लोग, कॉन्स्टेंटाइन भी लिख सकते हैं इसको। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीस भाषा से अंग्रेजी में और फिर बाद में बाकी भाषाओं में अनुवाद का फर्क है। आप लोग न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स उठा के देख लीजिए, कई जगह पे ये वाली कॉन्स्टेंटिनोस लिखा हुआ है और कई जगह पे कॉन्स्टेंटाइन लिखा हुआ है। दोनों सेम पर्सन है। कॉन्स्टेंटिनोस को ही कॉन्स्टेंटाइन जो है आप कॉन्स्टेंटिनोस तसोलास लिखा है, कई जगह पे कॉन्स्टेंटाइन तसोलास लिखा है। तो पेपर में अगर आ जाए तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको बता दिया कि दोनों के दोनों सही नाम है। बिल्कुल डीप डाउन जाके रिसर्च करके आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा पे, ताकि आप लोगों का कोई भी एक नंबर भी आप लोगों का छूटे ना, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो हाथ ऊपर करके बता दीजिएगा और एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। 1488 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देना आप लोगों ने, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटाइनोस तुसोलास जो है ये बने हैं। अच्छा, ग्रीस की राजधानी क्या है, जल्दी बता दो मुझे, ग्रीस की राजधानी क्या है? ग्रीस, अच्छा ग्रीस का मैंने आप लोगों को बोला था कि ग्रीस का नाम ग्रीस है ही नहीं, तो क्या आप लोगों को पता है कि ग्रीस का असली नाम हेलेनिक रिपब्लिक है? ग्रीस तो उसको बोलते हैं, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है, हेलेनिक, हेलेनिक रिपब्लिक इसका नाम है, रिपब्लिक। कितने लोगों को पता था ये बात? अभी देखो मैप में भी ग्रीस लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में उसका नाम हेलेनिक रिपब्लिक है, हेलेनिक रिपब्लिक, ठीक है, ग्रीस का नाम। कितने लोगों को पता था, कितने लोगों ने पहली बार सुना है? आपको बता दूं, अगर आप कभी भी देखोगे, ठीक है, ऑफिशियली कहीं पे भी डॉक्यूमेंट होगा तो हेलेनिक रिपब्लिक उसका नाम लिखकर आता है, हेलेनिक रिपब्लिक, ठीक है, हेलेनिक। तो ये याद रखना वो ग्रीस का नाम है। ग्रीस पुराने जमाने से बोला चला आ रहा है तो हम उसको ग्रीस ही बोलते हैं, एक्चुअल में उनके डॉक्यूमेंट्स में हेलेनिक रिपब्लिक लिखा हुआ होता है। ओके, तो कई अगर मान लीजिए आ जाए ग्रीस की जगह पे कि हाल ही में हेलेनिक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो कॉन्स्टेंटिनोस तसोलास बने हैं, ऐसा याद रख लेना, ठीक है। एक नंबर भी आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए, टीचिंग परीक्षा के साथ में तो बिल्कुल नहीं छूटेगा आप लोगों का एक भी नंबर। एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पर मैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस ऑप्शन के अंदर में ही, ठीक है, कि और कौन कौन से लोग क्या क्या बने हैं आप लोगों के, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में पहले वाला जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, बार्ट एल्बर्ट, ठीक है, लिलियाने डी विवर, बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम है, लेकिन इनका जो देश में जिस देश के वो बने हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, वो उसका नाम बड़ा छोटा सा, बेल्जियम के, ठीक है, बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम, उसके प्रधानमंत्री बने हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं बार्ट एल्बर्ट लिलियन डी वेव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 के अंदर में वानुआतू नाम का एक देश है, उसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं वानुआतू के? अब ये वानुआतू कहाँ है, मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनको वानुआतू के बारे में पता भी नहीं होगा कि वानुआतू कहाँ है, ठीक है। कितने लोग जानना चाहते हैं वानुआतू कहाँ है? मैं बता दूं आप लोगों को, पूरा डीप रिसर्च करके पढ़ा रहा हूँ आपको, एक एक चीज मैप के साथ में, ठीक है। तो वानुआतू देखिए फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, ये इधर साइड में इंडोनेशिया मलेशिया, और इधर में जाओगे तो हमारा भारत भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वानुआतू ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास में यहाँ पर में एक द्वीप है आपका, ठीक है, वानुआतू, ठीक है, द्वीप द्वीपीय देश है कि आपका ओशियानिया के अंदर में, प्रशांत महासागर के अंदर में, ठीक है, वानुआतू। इसके जो नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप सभी लोग, जिनका नाम है जोथम नापात, जोथम नापात, ठीक है, जोथम नापात इनका नाम है। ओके, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ओके, कि वानुआतू आपका हाल ही में जोथम नापात वानुआतू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बताइए कि वानुआतू देश कौन से महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर के अंदर में स्थित है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, प्रशांत महासागर के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि डीबीएस बैंक जो है फ्रेंड्स एशिया का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक एशिया का, डीबीएस बैंक, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसको इसका पूरा फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है। इसकी जो इंडिया ब्रांच है डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर बैंक इंडिया लिमिटेड, डीबीआईएल उसको बोला जाता है शॉर्ट में, डीबीएस को डी लिख दिया जाता है
और बैंक इंडिया लिमिटेड बोल दिया जाता है। उसके जो है सीईओ कौन बने हैं इंडिया ब्रांच के इसके, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो रजत वर्मा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप लोग कि रजत वर्मा जो है इसके जो है सीईओ बने हैं डीबीआईएल के। अच्छा, अशोक चंद्रा किसके बने हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कभी मान लीजिए, तो एमडी और सीईओ बने हैं पंजाब नेशनल बैंक के। एमडी एमडी एंड सीईओ, सीईओ पंजाब नेशनल बैंक। कितने लोगों का खाता है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में? ठीक है। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हमारे भारत के किस क्रांतिकारी ने की थी? एक बड़ा नाम है भारत के क्रांतिकारी का जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। मनन कुमार मिश्रा की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये बार काउंसिल के ये अध्यक्ष बने हैं वापस से 7वीं बार बार काउंसिल। ये बार काउंसिल क्या होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या ये बियर बार वाले लोगों का कोई संस्था है? नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई जो है फ्रेंड्स, ये एडवोकेट जो वकील लोग होते हैं ना, उनकी संस्था है। ठीक है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं वापस से मनन कुमार मिश्रा। इनका मन इतना अच्छा है कि 7वीं बार जो है बार काउंसिल का उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके। और फैज अहमद किदवई जो है ये डायरेक्टर जनरल बने हैं सिविल एविएशन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। भारतीय बार काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में लगातार 7वें कार्यकाल के लिए किसको चुना गया? जल्दी से आप लोग बताएंगे, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। 7वीं बार लगातार चुने गए हैं ये। ठीक है, हमारे भारत के अंदर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए एक अधिवक्ता अधिनियम एडवोकेट्स एक्ट आया था। एडवोकेट्स एक्ट आया था। ये आया था आपका 1961 के अंदर में। उसकी धारा 4 बोलती है कि एडवोकेट्स के लिए एक बार काउंसिल की स्थापना की जाएंगी और बार काउंसिल का एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होंगे और अलग अलग राज्यों से उसके मेंबर होंगे। तो मनन कुमार मिश्रा जो है ये 7वीं बार, 7th टाइम जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं 7वीं बार। इनके कार्यकाल के समय में बहुत सारे जो है चेंजेस हुए, बहुत सारी चीजों के अंदर में विकास हुआ है इसी वजह से। एक बार जल्दी से जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देंगे जल्दी जल्दी से। जितने भी बच्चों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। बताइए आप लोग यहाँ पर कि दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सावित्री जिंदल और उनके परिवार की रैंक क्या है? मतलब सावित्री जिंदल जो है वो कौन से नंबर के ऊपर में है, ये आप लोगों को बताना है बेसिकली। बता देंगे जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी, सावित्री जिंदल कौन से नंबर पे आती है? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर में देख रहे हो तो सावित्री जिंदल जो है ये 7th नंबर पे आती है फोर्ब्स की 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची के अंदर में, 7th नंबर पे। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि एलिस वॉल्टन जो के सैम वॉल्टन की बेटी है। सैम वॉल्टन जो है वो वॉलमार्ट के फाउंडर है, वॉलमार्ट के। ठीक है, अमेरिका के अंदर में जैसे हमारे भारत के अंदर में डी मार्ट वगैरह ना, वैसे वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा जो है जो रिटेल स्टोर है वो चेन है उसकी। तो एलिस वॉल्टन जो है ये दुनिया की सबसे अमीर फीमेल है। ठीक है, सैम वॉल्टन की बेटी। और भारत की सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर है और दुनिया की 7वें नंबर की सबसे अमीर महिला। ठीक है, 7वें नंबर की। नाउ फ्रेंड्स एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। ठीक है, एक एक्सरसाइज है डेविल स्ट्राइक, आप लोगों को बताना है। ठीक है, जो है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, ये 2025 की किसके बीच किसने कंडक्ट की? भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल ने, भारतीय वायुसेना ने सिर्फ, या नन ऑफ दी अबव? बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इंडियन आर्मी और भारतीय वायुसेना इन्होंने मिलकर ये एक्सरसाइज की थी 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में। और इसका मकसद था कि भारतीय वायुसेना और थल सेना, जब कभी भी मान लीजिए कोई ऐसा ऑपरेशन आता है जहां पर दोनों को एक साथ काम करने की जरूरत पड़े, तो किस तरीके से जो है ज्वाइंट ऑपरेशन करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर एक्सरसाइज डेविल, ठीक है, स्ट्राइक ये की है। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक कौन सी भारतीय दो सेनाओं ने मिलकर, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर की है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आपसे पूछ सकते हैं। नाउ अभी 2025 के अंदर में जो है फ्रेंड्स बहुत सारी एक्सरसाइज इंडिया ने दूसरे देशों के साथ में भी की है। अगर आप चाहते हो, ठीक है, उनकी एक लिस्ट आपको मिल जाए तो मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ। युद्ध अभ्यास, ठीक है, इंडिया और यूएसए ने किया बीकानेर राजस्थान के अंदर में। ठीक है, अल नजहा नाम से एक्सरसाइज जो है इंडिया और ओमान ने किया है। ठीक है, मैत्री नाम से जो है ये इंडिया और थाईलैंड, दस्तलिक नाम की एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के अंदर में है। टाइगर ट्रम्प
ठीक है। ट्रायम्फ 2024, ठीक है, ये हुई थी 2024 में, अब 2025 में भी होंगी। ये दो इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी। धर्मा गार्डियन, ये क्वेश्चन आया भी था, धर्मा गार्डियन किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और जापान के बीच में। अभी हाल ही में जो है माउंट फुजियामा नाम की जो जगह है जापान के अंदर में, वहां पर में ये एक्सरसाइज हुई थी, धर्मा गार्डियन, जापान के अंदर में, ठीक है, 2025 वाली। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर मैं आपको बताना है कि 2025 में इंडिया और मिस्र मतलब इजिप्ट की संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इंडिया और इजिप्ट की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसका नाम क्या है? ठीक है। साइक्लोन 2025, डेविल स्ट्राइक 2025, धर्मा गार्डियन, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। धर्मा गार्डियन आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि इंडिया और जापान के बीच में होती है। कितने लोगों ने इसको एलिमिनेट कर लिया था? इंडिया जापान, ठीक है। अगर साइक्लोन डेविल स्ट्राइक की बात करें तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, इनके बीच में हुई थी, ठीक है। तो एक ही बच जाता है आप लोगों का, साइक्लोन 2025 या फिर नन ऑफ दी अबो, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो साइक्लोन 2025 जो है फ्रेंड्स, ये इस एक्सरसाइज का नाम था, ठीक है। इंडिया और इजिप्ट ने की थी इस एक्सरसाइज को, इंडिया और इजिप्ट की ये एक्सरसाइज, ये थर्ड नंबर की एक्सरसाइज थी जो राजस्थान के अंदर में हुई है। ओके, राजस्थान के अंदर में हुई थी, ये याद रखेंगे आप लोग, राजस्थान में, राजस्थान में। ओके, इंडिया और इजिप्ट की इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। ये हो सकता है आप लोगों से हम लोग जितने भी बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोगों को जब हम इसको पोस्ट करें इस क्वेश्चन को, तो आप लोगों की वहां पर भी रिवीजन हो जाए इसकी, ठीक है। तो इंडिया और इजिप्ट की मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 जो है राजस्थान के अंदर में हुई है, ठीक है। टुगेदर वी ट्रेन, टुगेदर वी एक्सेल, ये इसकी थीम थी, ठीक है। इसकी थीम या इसका मोटो जो था, टुगेदर वी ट्रेन, टुगेदर वी एक्सेल। अच्छा, चलिए बताइए, 2025 में भारत जापान के सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बता दीजिए जल्दी से। धर्मा गार्जियन कौन से दो देशों के बीच में होता है? अभी इस क्वेश्चन के अंदर में ही आप लोगों का दिया हुआ है। तो धर्मा गार्जियन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आज उसका लास्ट डे है, ठीक है। 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक इसकी ये चली है आप लोगों की धर्मा गार्जियन। और धर्मा गार्जियन जो है आप लोगों का कहां पर में हुई? जापान के अंदर में, इंडिया में नहीं हुई है, ठीक है, इंडिया में नहीं हुई है, जापान के अंदर में हुई है। फूजी नाम की जो जगह है, ठीक है, जापान के अंदर में, वहां पर में ये हुई है, ईस्ट फूजी के अंदर में, ठीक है। माउंट फूजियामा वहीं पे लोकेटेड है आप लोगों का। ओके, तो फूजी, माउंट फूजी यामा यहीं पे लोकेटेड है ईस्ट फूजी के अंदर में। तो ईस्ट फूजी जापान के अंदर में ये एक्सरसाइज हुई। धर्मा गार्जियन कौन से दो देशों के बीच में होती है? आप लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे, धर्मा गार्जियन कौन कौन से दो देशों के बीच में होती है? आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी, ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर में छूटे ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों के आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि डेजर्ट हंट 2025 ये त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, ये आपका ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज थी, डेजर्ट हंट 2025, ठीक है। ये तीनों सेनाएं जो है उनका ये एक्सरसाइज थी आप लोगों की, ठीक है। डेजर्ट हंट 2025 जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन जो है वहां पर में एक्सरसाइज की गई, और भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर यह अभ्यास किया था, इंडियन आर्मी ने, ठीक है, इंडियन नेवी ने और इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है। तो तीनों ने मिलकर ये एक्सरसाइज किया। ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज थी आप लोगों की 2025 के अंदर, 24 से 28 फरवरी के बीच में चली है, जोधपुर राजस्थान के अंदर में। डेजर्ट हंट 2025, ठीक है, इंडिया की तीनों सेनाओं के बीच में थी। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने यहाँ पर में देखा कि जब हमने देखा इंडिया ने, इंडियन आर्मी और जो इंडियन एयरफोर्स है उनके बीच में जो एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम था एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, डेविल्स स्ट्राइक। और वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि तीनों सेनाओं के बीच में जो हुई थी उसका नाम क्या था, तो डेजर्ट हंट नाम था उसका, ठीक है। ये याद रखना है, दोनों में फर्क है। ये जोधपुर राजस्थान के अंदर में हुई थी आपकी। अच्छा, फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटित एरो इंडिया के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, ठीक है, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025, डिफेंस मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था। और ये आपका पूरे एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर में एयर एयर शो है आपका, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि ये बेंगलुरु के अंदर में आयोजित की गई थी। ये मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एरो इंडिया का अक्सर क्वेश्चन आता है, आपका 15वां एडिशन था ये, ठीक है। और येलेहांग का एयरफोर्स स्टेशन है आप लोगों का बेंगलुरु के अंदर में, कर्नाटक में, वहां पर में ये आयोजित हुआ 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में। और द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसकी थीम थी, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो इसकी थीम क्या थी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, मतलब, ठीक है, अरब अवसरों का रनवे, अरब अरब अवसर मतलब अरबों अवसरों का रनवे, ऐसा बोल सकते हो आप लोग हिंदी में कि अरबों अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, रनवे के ऊपर में।
तो एरो शो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहां पर में, एरो इंडिया बेंगलुरु के अंदर में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखेंगे सभी के सभी बच्चे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। किसने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? ठीक है, सीआरपीएफ ने, बीएसएफ ने, आईटीबीपी ने, सीआईएसएफ ने। सर्द हवा, ठीक है। देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो है फ्रेंड बहुत सारे घुसपैठिए भारत के अंदर में घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है, राजस्थान साइड से स्पेशली, ठीक है। तो हमारे भारत की वो संस्था जो सीमा की सुरक्षा करती है, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, उन्होंने ऑपरेशन सर्द हवा जो है इसको लॉन्च किया है, ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जो घुसपैठी होते हैं, उन लोगों को क्या किया जा सके, रोका जा सके, ठीक है। तो बीएसएफ जो है इन्होंने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है, बीएसएफ ने स्टार्ट किया है। नाउ फ्रेंड्स, एक और चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखोगे बीएसएफ की स्थापना 1965 के अंदर में हुई थी। ये एक आप लोगों का इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बनता है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, ठीक है, ये याद रखना। जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये इसका मोटो है बीएसएफ का। 1 दिसंबर, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर मैं, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और होम मिनिस्ट्री जो है इसके अधीन काम करता है, ये होम मिनिस्ट्री के अधीन, ठीक है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ओके, बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए। तो ऑपरेशन सर्द हवा किसने लॉन्च किया है? बीएसएफ ने, ये याद रखेंगे आप लोग, सर्द हवा, ठीक है, ताकि जो है बॉर्डर जो है राजस्थान के अंदर में जो बॉर्डर है उसके ऊपर में ध्यान रखा जा सके। हमारा एक नागरिक जो है फ्रेंड्स वो पाकिस्तान के अंदर में घुस गया था, आपको पता है, वो ऊंट के ऊपर में बैठकर, याद आ रहा है, उसने जो है रंग बिरंगी चक्रियों वाली पतंग वाली जो है वो शर्ट पहनी हुई थी। क्या नाम था उस व्यक्ति का, बता सकता है कोई मुझे? उस व्यक्ति का नाम जो घुस गया था पाकिस्तान की सीमा के अंदर में, फिर पाकिस्तान वालों ने दिए नहीं, तो उसकी जो पत्नी थी दया बेन, ठीक है, वो दिल्ली तक गई। फिर बड़े मुश्किल से पाकिस्तान के अंदर में फिर उसने वो दिख गया यहाँ पर में, हाँ सर, लोगों ने पहचान लिया, जेठालाल, ठीक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर में एक बार दिखाया गया था, जेठालाल चला गया था, है ना, वो कच्छ से चला गया था, रण ऑफ कच्छ से, क्योंकि वहां पर में कोई फेंसिंग वगैरह नहीं है। तो इस तरीके से जेठालाल चला गया था। वैसे कई सारे लोग जानबूझ के भी आ जाते हैं। चलिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये वाला जो है ना, आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट कि मैंने इसको जो है विकिपीडिया के ऊपर में जो है ना, विकिपीडिया पे कोई भी एडिट कर सकता है जाकर जानकारी। तो जिस दिन आया था उस दिन मैंने खुद ने जाकर विकिपीडिया पे इसको अपडेट किया था। आज भी जब आप विकिपीडिया पे जाओगे और कभी देखोगे इसको, तो उसके अंदर में अपडेट मेरा ही दिखेगा उसके अंदर में, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था इसके बारे में और उसकी जानकारी आ गई थी एकदम से, तो मैंने जस्ट तुरंत जाकर उसको विकिपीडिया पे अपडेट भी कर दिया था, 2025 वाला पुरस्कार, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बात की जाए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हमने पेड क्लासेस के अंदर में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि डिजास्टर अगर आता है तो उसको मैनेज करना क्यों जरूरी है, ताकि हम जो डिजास्टर का इफेक्ट है उसको कम कर सके। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों से बोल दिया जाए तो आपको याद रखना है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, जिनको इनकॉइस बोला जाता है शॉर्ट के अंदर में, इसने जो है फ्रेंड्स ये पुरस्कार जीता है, इनकॉइस ने, ठीक है। इनकॉइस सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित इसको किया गया 2025 के लिए। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, महासागर के अंदर से अगर कोई भी आपदा आ रही है तो उनके बचाव के लिए या उनके जो है उसकी जानकारी जुटाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है आपका, ठीक है, ये याद रखना है। ये अवार्ड दिया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर में, उनके बर्थडे पर। तो मुझे बताइए जल्दी से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हैप्पी वाला बर्थडे कब आता है, ठीक है, और उसको कौन से दिन के रूप में मनाते हैं, जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर चाहते हो कि इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स आपको करवा दूं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा सकता हूँ, बट हर बच्चे ने यहाँ पर में कम से कम एक शेयर यहाँ पर में करना चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि यार जो भी मेहनत हमने की है, पूरा रात भर जो हम लोगों ने बनाया है आपके लिए, और मैं यहाँ पर मैं स्पेशली पूजा चौहान जी जो कि टीचिंग परीक्षा के साथ में काम करते थे, ठीक है, और वो TRE 1 के अंदर में उनका सिलेक्शन भी हुआ, वो काम करते थे और आज भी हमारे साथ में जो है फ्रेंड्स फ्रीलांस बेसिस के ऊपर में काम करते हैं, उन्होंने भी काफी सारा इसके अंदर में योगदान दिया है। तो टीचिंग परीक्षा के एम्प्लॉय जो टीचिंग परीक्षा के लिए कंटेंट क्रिएशन का काम करते थे, उनका खुद का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी एडवांस टीम है टीचिंग परीक्षा के पास में, ठीक है। तो चलिए, तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है इसको मिला है, इनकी जयंती होती है 23 जनवरी को, ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, पराक्रम दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाते हैं। सभी लोग लिख देंगे ताकि याद हो जाए आप लोगों को, पराक्रम दिवस के रूप में, और शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी जल्दी से।
ओके नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए ये हाल ही में जो है फ्रेंड्स आपका आया है इनक्वाइस आपका, तो इनक्वाइस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि इसका स्थापना दिवस भी अभी मनाया गया। ओके, इनक्वाइस का, तो आप लोगों को ये बताना है, ठीक है, इनक्वाइस का स्थापना दिवस कब मनाया गया, और इनको इसका हेडक्वार्टर कहां पर में, हैदराबाद के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग। ये क्यों इंपॉर्टेंस में आ गया इतना ज्यादा, ठीक है, वैसे तो 26 साल हो गए इसको बने हुए, 26वां स्थापना दिवस मनाया उसने 3 फरवरी को, 26वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया, 26 साल का। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, जल्दी बताओ, अभी अभी क्या, अभी मैंने आपको बताया कि क्या घटा था, ठीक है, क्या इसके साथ में घटना घटी, तो 26वां स्थापना दिवस मनाया इसको, क्योंकि अभी हाल ही में इसको आप लोगों ने याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस संस्था को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर में, हैदराबाद के अंदर में, ठीक है, हैदराबाद के अंदर में है, ये याद रखिएगा आप लोग, हैदराबाद के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए, तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, जिसको जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 3 फरवरी को उसने अपना 26वां स्थापना दिवस मनाया। 28 फरवरी को कौन सा दिन आता है ये बता दो जल्दी से, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। 28 फरवरी को, 28 फरवरी को याद रखना है फ्रेंड्स, नेशनल साइंस डे आता है, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, आप साइंस के अंदर में तरक्की कब कर पाओगे, जब आपके बॉडी के अंदर में प्रोटीन होगा, ठीक है, ऐसा याद रख लो, आपने बहुत सारा प्रोटीन लिया और अगले दिन जो है आपके अंदर में बहुत सारी अपार शक्ति आ गई और आपने साइंस के अंदर में तरक्की हासिल कर ली, ठीक है, अलग जस्ट जस्ट याद रखने के लिए आपका, ठीक है। तो प्रोटीन जो है, नेशनल प्रोटीन डे, नेशनल प्रोटीन, ठीक है, तो नेशनल प्रोटीन डे जो है आप लोगों का कब मनाया जाता है, ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है, नेशनल प्रोटीन डे, प्रोटीन, ठीक है, नेशनल प्रोटीन डे जो है ये कब मनाया जाता है आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोगों का नेशनल प्रोटीन डे जो है ये मनाया जाता है आपका 27 फरवरी को, ठीक है, तो प्रोटीन डे मनाया जाता है। अच्छा, प्रोटीन जो है आपको दलहन में बहुत अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा दलहन के अंदर में, तो 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है, दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे, पल्सेस, पल्सेस डे, या जिसको दलहन दिवस बोला जाता है, दलहन, ठीक है, दलहन, दलहन दिवस, ठीक है, तो दलहन खाओ, पल्सेस खाओ, बहुत सारा प्रोटीन मिल जाएगा 17 दिन के बाद में आपको, 10 तारीख को खाओ, क्या करना है, बस पल्स खाओ, पल्सेस, दाल खाओ, ठीक है, पल्सेस, और आपको प्रोटीन मिलेंगे और अगले दिन आप साइंस में बहुत अच्छी तरक्की कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों के कहानी के रूप में भी बन गया, अभी आप लोग आंसर कर पाओगे। नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, और नेशनल पल्सेस डे कब मनाया जाता है, कितने लोग चाहते हैं इसके ऊपर मैं सवाल पूछ लूं आप लोगों से, हाथ ऊपर कर दीजिए, कभी भी पूछूं। टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोगों ने, ठीक है, वहां पर में भी आप लोगों के से क्विज करवाई जाती है, और करंट अफेयर्स बाय टीचिंग परीक्षा करके भी चैनल है, उससे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। एक एक पॉइंट, ठीक है, देख सकते हो, एडिटोरियल हैदराबाद से जो छपा था, 26 फाउंडेशन डे ऑफ इनक्वाइस, ठीक है, इतनी डीप जाकर आप लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा करके लेकर आए हैं हम लोग, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। आप लोगों को ये पता है नेशनल साइंस डे जो है, रमन इफेक्ट की घोषणा की थी सीवी रमन ने, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है थोड़ा सा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि आपका 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, 12वें नंबर का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पर में आयोजित किया गया, वर्ल्ड गवर्नमेंट, आने वाली जो सरकारें हैं ना दुनिया में, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए, ताकि दुनिया में गवर्नेंस अच्छे से हो, उसके लिए ये मनाया जाता है। तो 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पर में आयोजित हुआ, फरवरी में, और पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए आप सभी के सभी, ठीक है, सारे के सारे बच्चे अच्छे से पूरा लेक्चर देखेंगे लाइव, आपको टेस्ट मिलेंगी ताकि आप लोग वहां पर में भी रिवीजन कर सके, तो आपने लाइव पूरा देखना है अच्छे से। तो देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ये कहां पर में हुई आप लोगों की, न्यूयॉर्क में, जिनेवा के अंदर में हुई, न्यूयॉर्क के अंदर में हुई है, जिनेवा के अंदर में हुई है, या दुबई के अंदर में हुई है, कहां पर में हुई है ये बताएंगे आप सभी के सभी। तो दुबई के अंदर में आयोजित हुई है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट इसकी थीम थी, ठीक है, तो दुबई के अंदर में ये आयोजित हुई थी, दुबई यूएई के अंदर में, ठीक है, दुबई में। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसका मेन मकसद था कि भाई दुनिया भर के जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बुलाया जाए, बातचीत की जाए, ताकि आने वाली जो सरकारें हैं वो ट्रेन हो सके। इसका थीम क्या था, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। इसका काम ही है कि फ्यूचर की जो सरकारें आने वाली है उनके बीच में बेहतर तालमेल हो, दुनिया अच्छी अच्छी एक दुनिया बने जहां पर में सब लोग मिलजुल कर रह सके, ठीक है, शेपिंग, ठीक है, फ्यूचर गवर्नमेंट इसकी थीम थी, यूएई दुबई के अंदर में हुआ था ये, ओके। अच्छा, यूएई
क्या कोई एक देश है या अलग अलग देशों से बना हुआ है? कितने लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर में मैं एक बढ़िया सा शॉट आपको बना दूं, ठीक है, कि यूएई कौन कौन से इससे बना है मिलकर? दुबई, शारजहां, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? एमिरेट्स है, दुबई के अलग अलग देश है, अलग अलग देशों ने मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाया है। अगर चाहते हो तो स्टे ट्यून विद टीचिंग परीक्षा, मैं आप लोगों के लिए वो पूरा का पूरा बहुत बढ़िया सा एनिमेशन बनाकर जो है आपको दूंगा। अगर यहाँ पर हम 2500 क्रॉस हो जाते हैं आज के आज, अभी के अभी, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज शाम तक मैं आप लोगों के लिए वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए हर एक बच्चा दबा के इसको शेयर कर देगा जल्दी से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, देखिए किस देश ने कम विदेशी सहायता बजट के कारण बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए सहायता कार्यक्रमों को समाप्त करने का निर्णय लिया है? ये जो देश था ना, ये क्या करता था, ये दूसरे देशों को, ठीक है, विदेशी सहायता प्रोवाइड करता था, बट अब उनके पास में बजट नहीं रहा उतना कि दूसरे देशों की मदद कर सके। उनकी सरकार ने उतना बजट काट दिया है कि दूसरे देशों को, स्पेशली बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया और भी बहुत सारे देशों की मदद करता है, लेकिन बजट कम होने की वजह से उन्होंने सबसे पहले बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया, ये जो 3 देश है, उनको सहायता देना बंद करने का निर्णय लिया है कि ये इनको हम सहायता अब नहीं कर पाएंगे, भाई तुम अपना अपना देख लो करके, ठीक है। तो ये कौन सा देश है जिसने ये कदम उठाया है कि विदेशी सहायता हम अभी फिलहाल इन 3 देशों के लिए बंद कर रहे हैं? तो स्विट्जरलैंड ने ये कदम उठाया है, ठीक है। बायलैटरल पार्टनरशिप के जरिए जो है ये मदद करते थे, वहां पर में इन्वेस्टमेंट करते थे, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करते थे, ठीक है। लेकिन स्विट्जरलैंड ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के अंदर में ये बंद कर दिया है, बोला कि भाई हमारा खुद के यहाँ वांदे पड़े हुए हैं, तुम्हारी क्या मदद करेंगे करके, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड ने अपने कम बजट के कारण को बोला है कि 2000 हम अभी बजट घटा रहे हैं और 2028 तक पूरी तरह से बंद कर देंगे, ठीक है। तो 2028 तक पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। कौन कौन से देश है जल्दी से लिख दीजिए आप लोग। आपसे मोर देन वन ऑफ दी अबव वाला टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड ने कम बजट के कारण कौन से निम्नलिखित में से कौन से देश में बायलैटरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बंद करने का निर्णय लिया है 2028 तक? पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा अल्बानिया, तीसरा जाम्बिया, चौथा मोर देन वन ऑफ दी अबव, पांचवा नन ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या होगा आपका, बताइए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन बन गया, मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया डायरेक्टली, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मोर देन वन ऑफ दी अबव, बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया तीनों के लिए मना कर दिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत तेजी से आप लोग यहाँ पर में जुड़ते जा रहे हो और सेशन देख रहे हैं। पूरा सेशन जो बच्चा देखेगा उसको टेस्ट भी मिलने वाली है, तो पूरा सेशन ध्यान से देखिए आप लोग, ओके। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, बांग्लादेश की बात निकली है तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, एक ज्योग्राफी का पॉइंट, कि दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, डेल्टा, ठीक है, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है, ये बांग्लादेश और भारत के बीच में फैला हुआ है। इसको सुंदरबन डेल्टा के साथ में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बट जाती है, तो सुंदरबन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यहाँ पर में बनता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना ने स्कॉच अवार्ड 2024 जीता है? ठीक है भाई, इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने जो है वो आपदा को प्रबंधन किया है, ठीक है, वनों के अंदर में स्पेशली वन प्रबंधन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, ठीक है, तो उनको मिला है यहाँ पर में उनके फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट है नागालैंड का, उसको मिला है नागालैंड, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो नागालैंड राज्य का जो प्रोजेक्ट है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, उसको स्कॉच अवार्ड दिया गया है वन प्रबंधन परियोजना के लिए, वनों की देखभाल करने के लिए। पहले इनके पास में बहुत सारे वन है, फिर भी देखिए कितना सारा वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से उनको संभाल के रख रही है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में देखिए, हाल ही में नामित, ठीक है, चिरांग रिपू राष्ट्रीय उद्यान असम के किन जिलों में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि चिरांग रिपू नेशनल जो पार्क है, ये नया आपका नेशनल पार्क बना है, चिरांग रिपू नेशनल पार्क असम का, ठीक है। ये कौन से असम के कौन से जिले के अंदर में स्थित है? चिरांग रिपू। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चिरांग रिपू राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य के अंदर में स्थित है? तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका ये भी बन गया, असम के अंदर में स्थित है, ठीक है, डायरेक्टली 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन गया आप लोगों का। आपको बताना है कि कौन से जो है इसके अंदर में है, ठीक है।
चिरांग रिपू, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व था ये आप लोगों का, अभी ये 8वां नंबर का नेशनल पार्क भी बन गया है, ठीक है। ठीक है, चिरांग रिपू राष्ट्रीय उद्यान, और इसका नाम जो है फ्रेंड्स अभी करके सीखना ज्वालाओ नेशनल पार्क भी किया जाने वाला है, सीखना ज्वालाओ, ठीक है। चिरांग रिपू नाम है अभी इसका, एलिफेंट रिजर्व है ये, राष्ट्रीय के सुरक्षा के हाथियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अब इसको 8वें नंबर का, आसाम का 8वें नंबर का ये नेशनल पार्क बन जाएगा, ठीक है। और इसका ये कौन से वाले जो है आप लोगों को बताना है कि जिलों के अंदर में स्थित है, तो कोकराझार और चिरांग, ठीक है, कोकराझार और चिरांग ये जो जिले हैं असम के वहां पर में लोकेटेड है। अब जो मेन खबर है आप लोगों की वो ये है कि चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व कहां पर में लोकेटेड है, असम में। अभी इसका नाम जो है क्या है, चिरांग रिपू नेशनल पार्क किया गया, ये 8वें नंबर का नेशनल पार्क है। बट अब इसका नाम बदलकर क्या किया जाने वाला है, इसका नाम बदलकर किया जाने वाला है, ठीक है, सीखना ज्वालवालाओ नेशनल पार्क, ठीक है, सीखना ज्वालवालाओ नेशनल पार्क, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इसका नाम होगा आप लोगों का। ये इस पर भी क्वेश्चन मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए कि चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व कहां पर में लोकेटेड है, असम में। चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व का नाम बदल इसको जो है अपग्रेड कर दिया गया है चिरांग रिपू नेशनल पार्क में। अब इसका नाम बदलकर और किया जाने वाला, चिरांग रिपू नेशनल पार्क का नाम सीखना ज्वालाओ नेशनल पार्क किया जाने वाला है, ठीक है। चलिए, ये आसाम का 8वें नंबर का नेशनल पार्क रहेगा। अच्छा मुझे बताइए बिहार में कितने नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए दो राज्यों के बताइए आप लोग सभी के सभी, बिहार में कितने नेशनल पार्क है और उत्तर प्रदेश के अंदर में कितने नेशनल पार्क है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। ये पूरा का पूरा मैप आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि एलिफेंट रिजर्व जो है भारत के अंदर में कहाँ कहाँ पर में मौजूद है, ठीक है। और ये चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व भूटान जो आसाम का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वहां पर में है, मानस नेशनल पार्क के वेस्ट के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड, आप लोगों को आई थिंक शायद इसका आंसर यहाँ पर में दिख रहा है, तो मैं जल्दी से इसका आंसर जो है फ्रेंड छुपा लेता हूँ जल्दी से। आप लोग देखिए यहाँ पर में बताइए इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। जस्ट अ सेकेंड जी, भारत का पहला जैव बैंक फ्रोजन जू कहां पर में स्थापित किया गया है, फर्स्ट बायो बैंक फ्रोजन जू, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर में नंदकाना जूलॉजिकल पार्क के अंदर में, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, असम स्टेट जू असम नेशनल पार्क के अंदर में, कहां पर में। ठीक है, तो एनिमल का जो है फ्रेंड्स ये बेसिकली म्यूजियम है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ बायो बैंक रहेगा यहाँ पर में दार्जिलिंग के अंदर में, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग के अंदर में, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के अंदर, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पर मैं आप लोगों का फ्रोजन जू, फ्रोजन जू मतलब बेसिकली जो जानवर है उनकी अस्थियां और जो उनके जो अवशेष है वो रखे जाएंगे, एक आपका म्यूजियम टाइप का होगा वो जानवरों का। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क फ्रोजन जू, ठीक है, जैव बैंक बनेगा ये, पहला जैव बैंक बायो बैंक, भारत का पहला बायो बैंक। ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग के अंदर में स्थित है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। कहां पर में है, दार्जिलिंग के अंदर में। यहाँ पर में आप देखिए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर में स्थित है आप लोगों का इंडिया का पहला बायो बैंक एनिमल म्यूजियम ये आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। आप लोगों को बताना है भारत में पहली बार किए गए अनुमान रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में नदी डॉल्फिन दर्ज की गई है। भारत के अंदर में जो रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कहां पर में है, ठीक है, बताइए जल्दी से। डॉल्फिन भारत के अंदर में सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर में, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवराइन डॉल्फिन, डॉल्फिन गंगेटिका भी बोला जाता है इसको। भारत के अंदर में 6,327 टोटल डॉल्फिन मिली है फ्रेंड्स, 6,327, जिसमें से 2,397 अकेले उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश आपका सबसे ज्यादा रिवराइन डॉल्फिन जो गंगा और उनकी सहायक नदियां जो है उसके अंदर में पाई जाती है, साफ पानी के अंदर में पाई जाती है, फ्रेश वाटर के अंदर में रिवराइन डॉल्फिन, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 2397 फिर आता है, ठीक है, 2220 बिहार के अंदर में, ठीक है, बिहार के अंदर में सेकंड नंबर पे है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर में आप देख सकते हो, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, जिसको डॉल्फिन रिवर्स बोला जाता है आप लोगों का, ठीक है, तो भारत के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में 2000, ठीक है, 397 आप लोगों को मिली है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। इसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, तो आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में बिहार के अंदर में 2220 है, ठीक है, और टोटल जो रिवराइन जो आप लोगों को डॉल्फिन मिली है वो मिली है आप लोगों को, ठीक है,
6,327, जिसमें से ठीक है 6,324 आप लोगों को मिली है गंगा नदी के अंदर में, और सिंधु नदी में केवल 3 मिली है आपको। ठीक है, ये डॉल्फिन सिंधु नदी में भारत के अंदर में तीन, केवल 3। तो 6,324 गंगा रिवर सिस्टम में मिली है। ठीक है, और सिंधु रिवर सिस्टम के अंदर में जो डॉल्फिन मिली है वो केवल 3 मिली है। तो आप इनका कैलकुलेशन करके बताइए इन दोनों का प्लस कितना आता है, जल्दी से बताओ आप लोग। 6,324 जो गंगा के सिस्टम में मिली आपको, और सिंधु नदी के अंदर में जो मिली है 3 मिली है, इसका टोटल आप लोग बताओगे टोटल कितना होगा। और सबसे ज्यादा कहा कौन से राज्य में है, कितनी मिली है सबसे ज्यादा, कौन से राज्य में और कितनी है, सेकंड नंबर पे जो राज्य है उसके अंदर में कितनी है डॉल्फिन। ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर में पाई जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे ज्यादा है। कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर में, 2,397, लिख दो सभी लोग मेरे साथ साथ में, लिखो 2,397। ठीक है, बिहार के अंदर में कितनी है, ठीक है 2,220। ठीक है, ये दो भी आप लोगों ने याद रख लिया तो हो जाएगा, बाकी 815 वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं आपको नेक्स्ट वाले। ओके, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सर्वे अभी हाल फिलहाल में किया गया था, बहुत बड़े लेवल के ऊपर में जो है डॉल्फिन्स की गणना की गई। ओके, डॉल्फिन्स की, और ये बहुत बड़ी बात थी कि डॉल्फिन की गणना करना अपने आप में। देखिए फ्रेंड्स, विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये कब मनाया जाता है आपका, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, आर्द्र भूमि मतलब जो दलदली भूमि होती है ना उनके लिए। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का थीम क्या था ये बताना था आपको लोगों को। 2 फरवरी को एक्चुअली रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, ठीक है 1971 में, तो उसकी याद में मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वेटलैंड को बचाने के लिए। ठीक है, तो वेटलैंड्स को बचाने के लिए इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। आर्द्र भूमियों को बचाना क्यों जरूरी, दलदली भूमि में अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पशु पाए जाते हैं, अलग प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। अगर हम वेटलैंड्स को नहीं बचाएंगे तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को लगता है कि क्या हम लोग हमारे इन प्रजातियों को खो नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, अगर ये विलुप्त हो गई तो क्या आप लोग जो है उनको बना पाओगे कैसे भी, हाँ या ना में जवाब दो, क्या आप लोग बना पाओगे वापस से इन लोगों को, नहीं बना पाओगे। इसीलिए याद रखना है फ्रेंड्स कि प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, ये थीम एकदम फिट बैठती है इसके ऊपर में। तो 2025 में विश्व आर्द्रता दिवस, आर्द्र भूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर इसकी थीम थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो ई इज द करेक्ट आंसर लिख दीजिए एक बार कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। झारखंड में नया नामित रामसर स्थल कौन सा है, हाल ही में झारखंड के अंदर में एक नया जो है फ्रेंड्स रामसर स्थल आप लोगों का घोषित किया गया है। ओके, ये बताना है आप लोगों ने। चलिए जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी के सभी लोग। झारखंड के अंदर में जो नया रामसर स्थल घोषित हुआ है उसका नाम क्या है। और एक राज्य ऐसा है जहां पर में पहली बार रामसर साइट घोषित हुआ है एक। ठीक है, जी तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से चिल्का लेक की, तो चिल्का लेक आप लोगों को पता है कि ये पहली बात तो आप लोगों का झारखंड के अंदर में नहीं है, ये उड़ीसा के अंदर में, तो ये ऑप्शन को तो आप लोग जो है एलिमिनेट कर सकते थे डायरेक्टली। तो झारखंड के अंदर में जो उधवा लेक है, ठीक है उधवा लेक कहा गया, उधवा लेक यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर ए के अंदर में। ठीक है, तो उधवा लेक जो है ये झारखंड के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये झारखंड के अंदर में इसको बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स झारखंड का ये पहला रामसर साइट है, पहला, फर्स्ट फर्स्ट टाइम झारखंड को जो है रामसर साइट मिला है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट झारखंड में। एक राज्य और है जिसको जो है अपना पहला रामसर साइट मिला है, वो है सिक्किम। सिक्किम के अंदर में खेचो परली नाम से एक वेटलैंड है। ठीक है, खेचो परली, ठीक है, तो खेचो परली नाम की जो जगह है सिक्किम के अंदर में, खेचो परली वेटलैंड, उसको भी वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। तो सिक्किम भी को भी पहला जो है वो वेटलैंड मिला है, पहला वेटलैंड साइट मिला है। ठीक है, आर्द्र भूमि रामसर आर्द्र भूमि मिला है खेचोपल्ली। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये है उधवा लेक। ठीक है, इधर से जूम करते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, ये झारखंड के अंदर में उधवा लेक है, झारखंड के अंदर में इसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, खेचो परली वेटलैंड है सिक्किम के अंदर में, सिक्किम को भी पहला रामसर साइट मिला है। और नीचे में आप लोग देखिए यहाँ पर में तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि तमिलनाडु के अंदर में 2 वेटलैंड साइट्स आप लोगों के बने हैं। ठीक है, 2 वेटलैंड साइट्स है तमिलनाडु के अंदर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का बन जाता है। ठीक है, एक तो आप लोगों का कौन सा मिला है तमिलनाडु को, यहाँ पर मैं आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बर्ड सेंचुरी आप लोगों की तमिलनाडु के अंदर में,
थेरथांगल बर्ड सेंचुरी, ठीक है, थेरथांगल बर्ड सेंचुरी। और दूसरा वाला ये याद रखना आप लोगों ने, सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य, ठीक है। तो थेरथांगल पक्षी अभयारण्य और सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु को 2 मिले हैं। इस तरीके से तमिलनाडु में अब तक सबसे ज्यादा रामसर साइट है 20, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर में 20 रामसर साइट्स है, 20, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिक्किम और झारखंड को पहले रामसर साइट मिले अभी तक, और यहाँ तमिलनाडु के पास में कितने हो चुके हैं, 20 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों के लिए पूरा का पूरा हमने इसमें स्लाइड में डाल भी दिया है। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग, वहां पर मैं आपको मिल जाएंगी ये पूरी की पूरी, ठीक है। बताओ उधवा लेक कहां पर में है, ठीक है। आप लोग बताओ खेचोपरली वेटलैंड कहां पर में है, ठीक है। सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी और थेरथंगल बर्ड सेंचुरी कहां पर में है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। हाल ही में ऐसे कौन से 2 राज्य है जिनको पहली बार वेटलैंड साइट मिली है, रामसर वेटलैंड साइट, उन 2 राज्यों के नाम भी आप लोग बताएंगे। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट कौन से वाले राज्य के अंदर में है, जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। भारत में सबसे ज्यादा जो है वेटलैंड साइट्स कहां पर में है, कौन से राज्य में। नाउ फ्रेंड्स, टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है, ठीक है। टाइम्स मैगजीन की सूची के अंदर में एकमात्र भारतीय कौन है, ये आप लोग बताना है आप लोगों ने। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर मैं आंसर्स कर रहे हो कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची के अंदर में केवल एकमात्र महिला जो है, भारतीय महिला, जिनको यहाँ पर में जो है लिस्ट के अंदर में शामिल किया गया है। तो ये आप लोगों का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा आपका। पूर्णिमा देवी बर्मन जो है, इनको टाइम्स मैगजीन में शामिल किया गया है, और ये भारतीय जीव विज्ञानी है, ठीक है, वन्य जीव संरक्षणवादी महिला है, ठीक है। पूर्णिमा देवी बर्मन, टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर के अंदर में इनको शामिल किया गया है। एकमात्र है भारतीय महिला जिनको इसमें शामिल किया गया, अदरवाइज और पूरे दुनिया भर की बहुत सारी महिलाएं जिनको भी शामिल किया गया है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है, ये जीव विज्ञानी और संरक्षणवादी है, ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट है, ये वाइल्ड कंजर्वेशनिस्ट, मतलब कि जानवरों को बचाने, और बायोलॉजिस्ट है, इंडियन बायोलॉजिस्ट जो बायोलॉजी की जो है फील्ड के अंदर में महारत हासिल रखती है। तो ये है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। पूर्णिमा देवी बर्मन, याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट है इनका नाम। टाइम मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में एकमात्र भारतीय महिला जिनका नाम शामिल किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, ठीक है। अंजू राठी राणा, मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रेंड्स ये क्या बनी है, अंजू राठी राणा जो है वो वुमेन लॉ सेक्रेटरी बनी है, पहली बार कोई महिला जो लॉ सेक्रेटरी बनी है, ठीक है, लॉ सेक्रेटरी अंजू राठी राणा, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने ये याद रखना है कि रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी है, रेखा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है, इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत कितनी रैंक पे था 2024 में। 2024 की रिपोर्ट 2025 में आई है, ठीक है। तो ये बताइए आप लोग। तो भारत जो है फ्रेंड्स जो है भारत की स्थिति बिगड़ी है, पहले 93rd नंबर के ऊपर में था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर में, ठीक है। मतलब जितना कम करप्शन रहेगा उतना पहले नंबर पे आपको रखा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, भारत जो है पहले 93rd नंबर पे था, ठीक है, 93rd नंबर पे। अब करप्शन बढ़ गया, 96 नंबर पे आ गया भारत, 96 दिया आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर में। तो ट्रांसपेरेंसी, अच्छा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई कौन निकालता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था ये निकालती है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है, मतलब जहां पर सबसे कम जो है करप्शन है वो है डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर सिंगापुर, ठीक है। तो डेनमार्क सबसे टॉप पर है, डेनमार्क, ये याद रखना है आप लोगों ने, डेनमार्क, ठीक है, सबसे टॉप पर है डेनमार्क, ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। फिर है फिनलैंड और फिर सिंगापुर, ओके। इसके अलावा अगर हमारे आजू बाजू में बात करें, पाकिस्तान 135 नंबर पे, श्रीलंका 121वें नंबर पे, बांग्लादेश 149 नंबर के ऊपर में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो भारत पहले 93rd नंबर पे था, अब खिसक कर 106 मतलब 93rd नंबर पे था, अब 96 नंबर पे आ गया। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो विश्व बैंक निकालता है। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जो है, इसके तहत अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट में भारत की रैंकिंग क्या है, बताइए। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है भाई कि सामान एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जाने के लिए लॉजिस्टिक्स, सामान को स्टोर करना पड़ता है ना। तो जितने ज्यादा लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी होती है जिस देश के पास में, उतना ज्यादा वो आगे बढ़ता है, उतना ज्यादा तरक्की करता है। तो भारत जो है वो 22वें नंबर पे लॉजिस्टिक्स के मामले में, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर में, ठीक है। तो अगर आपके पास में रख रखाव की अच्छी सुविधा है, ठीक है,
तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपका देश का विकास होगा। तो 2024 के अंदर में 22वां रैंक आया है भारत का लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल लीड के अंदर में। अच्छा, ये कौन निकालता है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक निकालता है। ठीक है, ये वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? एक भारतीय, ये याद रखना आप लोगों ने। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष। ठीक है, तो अजय बंगा, अजय बंगा एक भारतीय है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अजय बंगा जो है एक भारतीय है, विश्व बैंक के, ठीक है, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। नाउ फ्रेंड्स, ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स, ठीक है, जो बिल्डिंग्स है उनको ग्रीन कलर से रंगना वो वाली बात नहीं। ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब होता है जो पर्यावरण अनुकूल है। तो पर्यावरण अनुकूल बिल्डिंग्स बनाने के मामले में भारत जो है वो कितने नंबर के ऊपर में है? 3rd नंबर के ऊपर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक, ठीक है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसके अनुसार मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज कौन सी है 1993 से 2022 के बीच में? ठीक है, तो भारत कितने रैंक पे आता है कि भाई 1993 से 2022 के बीच में क्लाइमेट की वजह से जिनको इफेक्ट हुआ है? ग्रीन जर्मन वॉच नाम की एक संस्था है, वो इसको निकालती है, जर्मन वॉच। इसने ये देखा कि पूरे दुनिया भर के अंदर में, ठीक है, जितने भी देश है उनमें से किसको जो है खतरा हुआ है। ठीक है, तो उनको रैंकिंग इन्होंने दी है। तो भारत की रैंकिंग कितनी भी थी कि जितने नंबर पे प्रभावित हुआ है भारत। ठीक है, तो भारत जो है फ्रेंड्स 6वें नंबर का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। किसके वजह से? जलवायु के जोखिम की वजह से, जलवायु में जो परिवर्तन आया है क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अंदर में। तो 6वें नंबर का सबसे ज्यादा जोखिम वाला देश है भारत, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे। ठीक है, कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस नामक डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, ठीक है, दूसरा देश बन गया। पहला देश था चाइना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, जो पायलट्स होते हैं उन लोगों को लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इशू करना, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। ठीक है, तो ये बता दीजिए जल्दी से आप लोग कि भारत का कौन सा देश है? इशिता भार्गव करके एक पायलट है, उनको दिया गया है सबसे पहला ये। इशिता भार्गव को, 22 साल की जबलपुर की रहने वाली इशिता भार्गव है, उनको दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। ठीक है, तो भारत जो है 2nd नंबर का बना है, चाइना पहले नंबर का था। चाइना ने इसको शुरू किया था, भारत ने उसका देखकर स्टार्ट किया कि भाई ये तो बढ़िया तरीका है यार, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस इश्यू कर दो, सबसे बेस्ट। ठीक है, चलो, तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो जो केंद्रीय मंत्री है राम मोहन नायडू, सिविल एविएशन मंत्री, उन्होंने जो है इसको शुरू किया है। इसको देकर देखिए यहाँ पर में उन्होंने शुरू किया है, ये इशिता भार्गव 22 साल की एक पायलट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं आप लोग कितना अच्छे से इसका आंसर लगा पाते हो। ठीक है, तो दुनिया का दूसरे नंबर का देश है भारत, पहले नंबर पे चाइना था। अच्छा, ये बताइए कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी थी? ये बताना है आप लोगों ने, पहली महिला पायलट कौन बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना। बता देंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का। और एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं उन लोगों को टेस्ट मिलेंगी। ठीक है, तो इशिता भार्गव कहाँ से बिलोंग करती है? ये जबलपुर से बिलोंग करती है, जबलपुर से। ठीक है, जबलपुर से बिलोंग करती है, ये याद रखिएगा। ओके, तो जबलपुर से बिलोंग करती है इशिता भार्गव, पहली पायलट जिनको ईपीएल इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस के जरिए जो है लाइसेंस मिला है। इंडिया दूसरे नंबर का देश बना है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस देने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार अजमेर में फॉय सागर झील का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए, फॉय सागर लेक है, उसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, तो फॉय सागर झील जो है उसका नाम क्या कर दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो 133 वर्ष पुरानी झील है ये फॉय सागर झील। ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये याद रखना है आप लोगों ने, 133 साल में 132 साल पुरानी झील फॉय सागर लेक, उसका नाम बदल के वरुण सागर कर दिया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अजमेर के अंदर में लोकेटेड है ये, ब्रिटिश समय काल के अंदर में बनी थी, 133 साल पुरानी, ठीक है, झील है ये। और इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा आप लोग कि फॉय सागर झील जो है, फॉय सागर लेक, इसका नाम बदल के वरुण सागर लेक कर दिया गया, वरुण सागर लेक। ठीक है, वरुण सागर लेक अजमेर के अंदर में लोकेटेड है। ठीक है, 132 साल पुरानी है ये देखिए आप लोग, यहाँ पर मैं दिख भी जाएगा आपको कि, ठीक है, 133 वर्ष पुरानी फॉय सागर झील अब कहलाएगी वरुण सागर झील। ठीक है, अजमेर के अंदर में।
इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। एक और चीज है वहां पर में आप लोगों का 113 साल पुराना किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन भी है वहां पर में, उसका नाम भी बदल दिया गया है अजमेर राजस्थान सरकार ने, ठीक है। उसका नाम महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है कि एडवर्ड मेमोरियल भवन, ठीक है, उसका भी नाम बदल दिया है, उसका नाम महर्षि दयानंद विश्रांत गृह, ठीक है, ये रखा गया है नाम, ठीक है। तो महर्षि दयानंद विश्रांत गृह, ठीक है, किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदल के, ठीक है, अंग्रेजों के समय में बनाया गया था ये, किंग एडवर्ड जो थे उनके याद में बनाया गया था ये मेमोरियल राजस्थान के अंदर में, इसका भी नाम चेंज कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में देखिए, यहाँ पर में गैप सागर झील, गड़ीसर झील, आनंद सागर झील, फोय सागर झील, ठीक है, कौन सी झील कहाँ पर में, क्या आप इसका आंसर करना चाहोगे, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से, ठीक है। राजस्थान के अंदर में है। अगर कोई बच्चे रीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, रीट का भी आ चुका है, आप लोगों को पता है कि रीट होने वाला है अगले साल, तो आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करूं गैब सागर लेक, ठीक है, इससे नहीं भी एलिमिनेट करना है आप लोगों ने, अगर आप फॉय सागर लेक जिसका नाम वरुण सागर लेक कर दिया गया है ये अजमेर के अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पर में दी की जोड़ी 3 के साथ में एक ही जगह पे लगी थी। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया, हाथ ऊपर करो, या फिर एटलीस्ट एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाए हो, अगर जल्दी बताइए कितने लोगों ने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। एग्जाम का क्वेश्चन नहीं आया हुआ राजस्थान के अंदर में, ठीक है, मुझे ये आपको नहीं करवाना था कि इतना जो है भारी भरकम में जी आपको वो करंट अफेयर की क्लास है, लेकिन स्टिल ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से कैसे किया जाता है इसका एपिक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से कर दिया था इसको सॉल्व, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बी या दो जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। गैप सागर लेक जो है यहाँ पर में डूंगरपुर के अंदर में मिलेगा, ठीक है। गड़ी सागर झील जो है जैसलमेर के अंदर में है, आनंद सागर लेक बंसवाड़ा के अंदर में है, और फॉय सागर जिसका नाम वरुण सागर झील कर दिया गया अजमेर के अंदर में है। ये बहुत सारी झील है, ठीक है, राजस्थान के अंदर में सलाइन और फ्रेश वाटर लेक अलग अलग, कुछ खारी है कुछ मीठे पानी की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर विल नाउडेक्स 2025 भी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, नाउडेक्स। नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन इसका नाम है, नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम, ठीक है, डिफेंस एग्जीबिशन, ठीक है, डिफेंस सिक्योरिटी एग्जीबिशन नाउडेक्स शॉर्ट फॉर्म में। 17 से 21 फरवरी के बीच में अबू धाबी के अंदर में ये आयोजित हुई फ्रेंड्स, नाउडेक्स 2025, ठीक है, अबू धाबी यूएई के अंदर में, अबू धाबी के अंदर में, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है ना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में इनका निधन हुआ, नवीन चावला जी का। ये भारत के पूर्व क्या थे, हाल ही में इनका निधन हुआ, ठीक है, ये बताइए आप सभी लोग। नवीन चावला जी, ठीक है, इनका निधन हुआ फ्रेंड्स। भारत के जो है ये पूर्व, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, 19वें नंबर के, 19th नंबर के सीईसी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी हमारे भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है, वो आप लोग जल्दी से नाम बताएंगे। तो 2009 का जो इलेक्शन हुआ था वो इन्हीं की निगरानी में हुआ था। 3rd नंबर का जो जेंडर है, ठीक है, जैसे पुरुष है महिला है, ठीक है, वैसे ही 3rd जेंडर जो है वो इन्हीं के समय काल के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो नवीन चावला जी का इनका निधन हो गया 79 ईयर्स की एज के अंदर में, भारत के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 2009 का इलेक्शन इन्हीं के समय काल के अंदर में हुआ था, ठीक है। नवीन चावला जी 79 ईयर्स की एज में हम सबको छोड़कर चले गए, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2025 को निधन हुए होर्स्ट कोहलर किस संगठन के प्रबंध निदेशक थे, बताइए जल्दी से। होस्ट कोहलर जिनका हाल ही में निधन हुआ, ठीक है, ये कौन से संगठन के एमडी रह चुके थे पहले, विश्व बैंक के, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से, किसके थे। ये जर्मनी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक समय में ये जर्मनी के, हॉर्स्ट कोहलर जर्मनी के प्रेसिडेंट थे, जर्मनी फॉर्मर, ऑब्वियस ही बात है, पूर्व प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ एक समय में, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एमडी भी थे, आईएमएफ के, ठीक है। तो दोनों याद रखना है आप लोगों ने, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। आज के समय में क्रिस्टालेनिया जॉर्जीविया जो है वो आईएमएफ की हेड है, क्रिस्टालेनिया जॉर्जीविया, ठीक है, एक महिला, क्रिस्टालेनिया जॉर्जीविया ये है। लेकिन जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये पूर्व जर्मन राष्ट्रपति, ठीक है, और आईएमएफ के एक समय में जो है
ये रहे आपके एमडी रहे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हॉर्स्ट कोहलर, इनका निधन हो गया, ठीक है। आईएमएफ और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर में, ये बता दीजिए आप लोग। वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में? जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी के सभी लोग। आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में? तो जल्दी जल्दी से आंसर करना है आप सभी लोगों ने, एक एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करेगा, ठीक है। ठीक है, एक लिस्ट आप लोगों को देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं काम में आएगा आप लोगों का, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जस्ट अ सेकेंड जी। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर में है। विश्व बैंक जो है इसका भी वॉशिंगटन डीसी के अंदर में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। इसकी प्रबंधन निदेशक जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है क्रिस्टालानिया जॉर्जीवा। और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है वो है अजय बंगा, ये याद रखना है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है इसकी है क्रिस्टाइन लगार्डे, ठीक है, क्रिस्टाइन लगार्डे, ठीक है। ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर में यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है, यूरोप का सेंट्रल बैंक, उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, जिसको बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बोला जाता है, बेसेल स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वाले थे जो आप लोगों ने याद रखने हैं। एनुअल ग्रैमी अवार्ड जो था आप लोगों का, आपको बताना है, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड के अंदर में क्या हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2025 इज करेक्ट? देखिए, ग्रैमी अवार्ड जो है फ्रेंड्स आप लोगों का गायकी और म्यूजिक इसके क्षेत्र के अंदर में दिया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या फिर चैंट एल्बम कैटेगरी के अंदर में उनको, जो उनका है त्रिवेणी, उसका उसका पुरस्कार इनको मिला है। क्या ये बात सही है? चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन को, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड उनको मिला है न्यू एज, बेस्ट न्यू एज एम्बियंट एंड चैंट एल्बम कैटेगरी के अंदर में, ठीक है, त्रिवेणी जो उनका एल्बम एल्बम था उसके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। और 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड टुक प्लेस एट द crypto.com एरिना इन लॉस एंजलिस, ठीक है, crypto.com नाम की जो जगह है लॉस एंजलिस के अंदर में, वहां पर में ये हुआ। क्या ये बात बिल्कुल सही है आप लोगों की? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ए आर रहमान वॉन द एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट 67th ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है फ्रेंड्स ए आर रहमान को नहीं मिला है, ठीक है, ये बियॉन्से को मिला है, बियॉन्से को, ठीक है, बियॉन्से जो है उनको मिला है ये अवार्ड, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। चलिए, तो ये वाला गलत है आप लोगों का, पहले दो सही है, तो 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन जो है इनको इनके त्रिवेणी नाम के जो इनका एल्बम है उसके लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या फिर चैंट एल्बम जो कैटेगरी है उसके अंदर में इनको मिला है, त्रिवेणी इनके एल्बम के लिए, ठीक है। 67th नंबर का ये ग्रैमी अवार्ड था, लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर में हुआ, crypto.com के ऊपर में, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, बियॉन्से को जो है फ्रेंड्स ये मिला है आप लोगों का एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। अच्छा, चलिए ये बताइए कि वानुआतू एक देश है, कौन से ओशियन के अंदर में मिलेगा आपको? स्टार्टिंग के अंदर में मैंने बताया था आपको, बताइए कि कौन से ओशियन के अंदर में ये है वानुआतू, ठीक है। उसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं जोथाम नपाट, ठीक है। तो जोथाम नपाट जो है ये बने हैं, बताइए ये कहाँ पर में लोकेटेड है? स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो एक बार जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए लिए जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिहार का जो बजट है, ठीक है, उसके ऊपर में आप लोगों का एक विशेष सत्र जो है आप लोगों का कल होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी के सभी लोग जो है वो बिहार बजट जो है उसको आप लोग जरूर उसके अंदर में जुड़िएगा। साथ ही साथ जो है आपका जो इंडिया सिटी, ठीक है, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025, आज आपको पता है कि मैच है, ठीक है, और इंडिया को हम सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया सिटी 25 इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लास्ट बॉल से पहले तक, जो भी मैच की लास्ट बॉल होंगी उससे पहले पहले आप लोगों को इसका इस्तेमाल कर लेना है, तब तक के लिए ये वैलिड रहेगा, और जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आप लोगों को मिल जाएगा टीचिंग परीक्षा के सभी कोर्सेज के ऊपर में, ठीक है। तो आप सभी इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप लोग जो है बेहतर अपनी तैयारी कर सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके, ओके। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा।
ठीक है, इंडिया सीटी 2025, नीचे में लिंक मिल जाएंगे आपको, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप लोग जो है जो एक नंबर नीचे में चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, 7611101101, 9697888844, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हो, कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, टीम आप लोगों की मदद जो है वो कर देंगी। ठीक है, चलिए आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स, बड़े स्क्रीन के ऊपर में नंबर भी अब यहाँ पर में दिखने लगा होगा, इसको भी आप लोग देख सकते हो। ओके, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, इन सवालों के आप लोग जवाब एकदम फास्ट फॉरवर्ड दीजिएगा, एकदम स्पीड के अंदर में। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि मोहम्मद इमरान खान मेवाती, ठीक है, आप लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इमरान खान मेवाती, इमरान खान, ठीक है, मोहम्मद इमरान खान मेवाती, ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं जिनको 1 मिलियन यूएस डॉलर का जो है जेम्स एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है? कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? स्टेट का नाम आप लोग बताएंगे जल्दी से, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, जल्दी जल्दी से, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि ब्रिक्स 2025 की प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, कौन सा देश जो है इसका चेयरमैन है, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स 2025, ठीक है, ब्रिक्स 2025 की प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है, ठीक है, कौन सा देश जो है ब्रिक्स 2025 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, ये बताना है आप लोगों ने। साथ ही साथ नेक्स्ट जो है आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी हाल ही में कौन सा राज्य है जिसके अंदर में नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जहां पर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है 2025 के अंदर में, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल कौन से राज्य में लगाया गया, प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य के अंदर में लगाया गया, ये आप लोग बताएंगे। और इसका आर्टिकल क्या होता है प्रेसिडेंट रूल का, आर्टिकल भी आप लोगों को बताना है, आज ही मैंने बताया आप लोगों को इसके अंदर में, ठीक है, बता दीजिएगा जल्दी से। इसके अलावा जो है आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि सावित्री जिंदल पूरे दुनिया के अंदर में कितनेवें नंबर की सबसे अमीर महिला है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, और साइक्लोन 2025 करके एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, साइक्लोन, साइक्लोन 2025, ये कौन से दो देशों के बीच में हुई है? ठीक है, एक तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया है, ठीक है, और प्लस कौन सा देश है जिन्होंने साइक्लोन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज की है, ये भी कमेंट के अंदर में बताइए आप लोग जल्दी से। जितने भी लोग अगले 10 मिनट के अंदर में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर देंगे, वो मैं उनके कमेंट को हार्ट भी दे दूंगा। ठीक है, तो आप आंसर करते जाइएगा, जितने ज्यादा कमेंट कर सकते हो आप लोग। सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा नाम से ऑपरेशन जो है वो किसने चलाया है, ऑपरेशन सर्द हवा, कौन सी भारत की संस्था है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, आईटीबीपी या सीआईएसएफ है, किसने चलाया है ये बताना है आप लोगों ने। आप लोग मुझे बताओगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय प्रोटीन नेशनल प्रोटीन डे कब मनाया जाता है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कर दोगे मुझे जल्दी से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन कौन से तारीख को आता है और कौन से दिन के रूप में उसको मनाया जाता है, ये आप लोग बता देना है। ठीक है, आप सभी लोगों ने, और एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी, ठीक है, ताकि इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा सके। ठीक है, सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन से राज्य के अंदर में है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, रामसर साइट्स कौन से राज्य के अंदर में है, ये आप लोगों को बताना है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स कौन से राज्य के अंदर में, इसका आंसर आप लोग कर देंगे। ठीक है, कौन से दो राज्य जिनको हाल ही में अपने पहले रामसर साइट मिले हैं, ठीक है, दो राज्य ऐसे जिनको पहले रामसर साइट्स मिले हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए, अच्छा ये बताइए कि जो फॉय सागर झील राजस्थान के अंदर में, उसका नाम बदल के वरुण सागर झील कर दिया जा रहा है, तो वो राजस्थान के कौन से शहर के अंदर में स्थित है, ये भी बता दीजिएगा आप लोग। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में करिए, ताकि इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए और भी किया जा सके। और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और साथ ही साथ, ठीक है, जो लोग टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए आज चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, नीचे में नंबर है, उस नंबर के ऊपर में कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए आप लोग, आपको नंबर दिख रहा होगा 7611101101, 9697888844, इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए अगर कॉल ना लगे तो। ठीक है, और साथ ही साथ आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर चले जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको फ्री कंटेंट के अंदर में टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जो है मैं आपको बता दूं, उसमें आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर में जाना है। ठीक है, जितने भी बच्चों ने पूरा सेशन लाइव देखा है, फ्रंट पेज के ऊपर में यहाँ पर मैं आपको फ्री कंटेंट नाम से एक टाइल दिखेंगी, फ्री कंटेंट, ठीक है, उसके अंदर में जाना है
और उसके अंदर में आपको अभी अगले 10 मिनट के अंदर में, पहले 10 मिनट आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करोगे, फिर 10 मिनट बाद आप जाओगे ऐप के ऊपर में, और ऐप में आप लोगों को टेस्ट मिल जाएंगी वहां पर में, ताकि आप लोग टेस्ट दे सके आज के जो हमने क्वेश्चंस पढ़े उनके ऊपर में आधारित टेस्ट। ठीक है, 10 मिनट बाद आप लोगों को मिल जाएंगी। तो सभी के सभी बच्चे जो है पहले पहले कमेंट के अंदर में आंसर कर दीजिए आप लोग, सारे के सारे लोग। ओके, ये जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं इनके आंसर कमेंट के अंदर में करना है सभी बच्चों ने। ठीक है, सारे के सारे बच्चों ने। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। कल आप लोगों का बिहार बजट भी होगा। ओके, उसको भी हम लोग करेंगे कल 1 बजे। ठीक है, कल शार्प 1 बजे, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा आप लोग। उस सेशन को लाइक करके नोटिफाई मी का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा आप लोग। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।